नेक्स्ट हम बात करेंगे पीडियाट्रिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो कि लगभग हर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में कार्डिक आउटपुट कितना होता है। यस एग्जैक्टली इट इज 500 ml। अगर हम किसी अडल्ट पर्सन के कार्डियक आउटपुट को पूछें कि वो कितना होता है तो आप बताएंगे 5000 ml। और किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कार्डियक आउटपुट यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 500 ml। इस तरह से आप याद रखेंगे 500 और 5000। कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट मानी जाती है और स्ट्रोक वॉल्यूम 5 ml माना जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है जब किसी न्यूबॉर्न बेबी के हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके द्वारा कितना ब्लड आगे अरोटा में पंप किया जाए। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 500 ml जो कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी के अंदर पाए जाने वाली आरबीसीज की। आरबीसी का नॉर्मल काउंट न्यूबॉर्न बेबी के लिए 6 टू 8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है, जबकि अडल्ट्स के अंदर ये 4 से 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करें, जीवन काल की बात करें तो न्यूबॉर्न बेबीज और चाइल्ड के अंदर इसका जीवन काल 60 से 80 दिनों का होता है, जबकि अडल्ट एज के अंदर ये 120 दिनों का हो जाता है। और याद रखिएगा आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 17 टू 20 ग्राम परसेंट, जबकि मेल अडल्ट्स के अंदर ये 14 टू 16 होता है, जबकि फीमेल अडल्ट के अंदर 12 टू 14 नॉर्मल होता है। डब्ल्यूबीसी काउंट न्यूबॉर्न बेबीज के लिए अडल्ट की तुलना में काफी ज्यादा होता है। ये 17 से 20 हजार के आसपास नॉर्मल माना जाता है, जबकि अडल्ट एज के अंदर 4000 से लेकर 11000 के बीच में डब्ल्यूबीसी है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। प्लेटलेट काउंट न्यूबॉर्न और अडल्ट में लगभग इक्वल रहते हैं, ये 4 टू 5 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है। नेक्स्ट, ब्लड ग्लूकोज की बात की जाए तो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल 50 से 90 mg पर डीएल के बीच माना जाता है, जबकि अडल्ट्स के अंदर 70 से 110 mg पर डीएल को नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को ब्लड शुगर लेवल 40 mg पर डीएल से कम हो जाए तो आप इसे हाइपोग्लाइसीमिया देख कहेंगे। और याद रखिएगा डायबिटिक मदर के अंदर, डायबिटीज से सफरिंग मदर्स के अंदर बच्चों में डिलीवरी के बाद हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग कैपेसिटी की। न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी 150 ml की होती है, 150 ml की होती है, जबकि अडल्ट्स के अंदर ये 6000 ml होती है। ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो ये 80 ml पर केजी के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज anemia is a common condition. What happens when a person has anemia? एनीमिया एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। आपको बताना है कि इस एनीमिया के होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है। द बॉडी प्रोड्यूस टू मच आयरन, शरीर में बहुत ज्यादा आयरन बनने लगता है। ऑप्शन टू, द ब्लड डज नॉट हैव इनफ आरबीसी, हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। ऑप्शन थ्री, द ब्लड कम्स बिकम्स थिक, ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। ऑप्शन फोर, टू मैनी वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन टू। हमारे शरीर में यदि आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो आरबीसी पर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और यही कंडीशन एनीमिया कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि एनीमिया होने पर
हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी धीमा हो जाता है और पर्सन के अंदर एक्टिविटी इनटॉलरेंस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर वाज गिवन बाय। किस कमिटी के द्वारा मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था? करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, चड्डा कमेटी या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। करतार सिंह कमेटी ने मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि एक ही व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड सभी काम सिखा दिए जाएं और वो हर काम करने में माहिर हो। इस कॉन्सेप्ट को हेल्थ मल्टीपर्पस हेल्थ केयर वर्कर नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient with hemophilia is brought to the emergency department after injuring his knee. The nurse should anticipate the need to administer. किसी हीमोफीलिया वाले पेशेंट को घुटने में चोट लगने के बाद हॉस्पिटल में लाया जाता है। अब इस पेशेंट को ट्रीटमेंट के रूप में डॉक्टर द्वारा क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, ऐसा एज अ नर्स आप अनुमान लगाते हैं, एंटिसिपेट करते हैं। प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट या फिर आरबीसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जो एफएफपी होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, उसके अंदर सभी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं और हीमोफीलिया डिजीज के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, जिसके कारण पर्सन में ब्लीडिंग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर बताया गया क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 कॉन्सेंट्रेट एडमिनिस्टर करने को आप सही ऑप्शन मानते हैं, तो ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को एग्जामिनर ने क्लियर नहीं किया है कि उसे किस प्रकार का हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी होती है, जबकि हीमोफीलिया बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की कमी होती है। तो ये चीज क्लियर नहीं है, इसलिए हम इस क्लाइंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद हैं और जिसकी भी कमी होगी वो इसको देने के बाद पूरी हो जाएगी और क्लाइंट के अंदर क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज most common clinical manifestation in bladder cancer is। ब्लैडर कैंसर में मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सा देखने को मिलता है? सुप्राप्यूबिक पेन, डिस्यूरिया, पेनलेस हिमेचूरिया, यूरिनरी रिटेंशन? प्यूबिक एरिया के ऊपर पेन होना ये ब्लैडर कैंसर से संबंधित नहीं है। यूरिन पास करते समय डिफिकल्टी होना ये भी इससे संबंधित नहीं है। यूरिन की रुकावट ये भी इससे संबंधित नहीं है। तो फाइनली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पेनलेस हिमेचूरिया। अगर किसी क्लाइंट को बिना दर्द के यूरिन के साथ ब्लीडिंग होती है, तो इसे हम क्लिनिकल इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मानते हैं ब्लैडर कैंसर के लिए। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट को बिना दर्द के ब्लैडर से यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि ब्लैडर कैंसर हो गया हो, क्योंकि पेनलेस हिमेचूरिया ब्लैडर कैंसर का एक मोस्ट कॉमन साइन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all of the following are plasma protein found in blood except one.
इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन में नहीं पाया जाता, विच इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपको सेलेक्ट करना है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन या फिब्रिनोजन। अगर आप हमारे ब्लड से सारी ब्लड सेल्स को हटा दें तो जो लिक्विड पोर्शन बचेगा उसे ही हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और इस प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन ये तीनों ही प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि मायोसिन प्रोटीन ब्लड ब्लड प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। मायोसिन मसल्स के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो कि टोटल मसल प्रोटीन का 45% होता है, यानी सबसे ज्यादा। तो आप कह सकते हैं मायोसिन नामक प्रोटीन मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, जबकि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन ये तीनों ही ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन साइज में छोटा लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, और यही ऑन्कोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड बना रहता है, वो भी ब्लड वेसल से टिश्यू स्पेसेस में शिफ्ट नहीं हो पाता। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्लाइंट में ये फ्लूइड शिफ्टिंग देखने को मिलेगी और क्लाइंट की पूरी बॉडी पर एडिमा हो सकती है, एसाइटिस जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी इज। किसे प्रेगनेंसी का गेट कीपर कहा जाता है? गेट कीपर का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वॉचमैन या चौकीदार। द राइट आंसर इज सर्विक्स। यूट्रस का जो नेक वाला पार्ट होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है। ये 2.5 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर है और इसे ही प्रेगनेंसी के गेट कीपर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय यूट्रस के अंदर बेबी मौजूद रहता है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है, और इस सर्विक्स के अंदर म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन होता है जो कि इस बेबी को और एमनियोटिक फ्लूइड को यूट्रस के अंदर रोक कर रखता है। अगर सर्विक्स टाइटली अपनी पोजीशन को होल्ड करके ना रखे, थोड़ा भी लूज हो जाए, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी फेल हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो सकता है। इसलिए हम सर्विक्स को गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी के रूप में जानते हैं। लेबर प्रोसेस के दौरान जब सर्विक्स थिन होने लगता है तो इस प्रोसेस को हम इफेसमेंट का नाम देते हैं। सर्विक्स का पतला हो जाना इफेसमेंट है, और सर्विक्स का फैल जाना, सर्विक्स के ओपनिंग का बढ़ जाना डायलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर एट विच एज। मोरो रिफ्लेक्स किस उम्र पर डिसअपियर हो जाता है? 6 मंथ्स पर, 4 मंथ्स पर, 3 मंथ्स पर, 8 मंथ्स पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 3 मंथ्स पर। आइए जान लेते हैं मोरो रिफ्लेक्स क्या है। मोरो रिफ्लेक्स एक इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स है, यानी 1 साल से कम उम्र के अंदर बच्चों में पाए जाने वाला रिफ्लेक्स है। मोरो रिफ्लेक्स जब 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है उस समय डेवलप होता है, और 3 से 6 महीने की उम्र पर ये डिसअपियर हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, मोरो रिफ्लेक्स जब बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर होता है, 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी या 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी का होता है, उस समय इसका डेवलपमेंट देखा जाता है,
और जब बच्चे की उम्र डिलीवरी के बाद 3 से 6 महीने की हो जाती है, तब ये रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है। इस रिफ्लेक्स को कैसे चेक कर सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जब इस बच्चे को आप लॉस ऑफ सपोर्ट फील करवाते हैं, तो अचानक से इस बच्चे के द्वारा अपने आर्म्स को फैला दिया जाता है, स्प्रेड आउट कर दिया जाता है, यानी एब्डक्शन मूवमेंट शो की जाती है और उसके बाद आर्म्स को अंदर की तरफ वापस खींचा जाता है, यानी एडक्शन मूवमेंट शो की जाती है और उसके बाद बच्चा अगर रोने लगता है, तो ये मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है। आपने बच्चे को गोद में लिया और अचानक से अपने हाथ को उसके नीचे से हटाया। ऐसा बच्चे को जब आप फ़ील कराएँगे तो वो अपने हाथों को बाहर फैलाएगा, फिर अंदर खींचेगा और उसके बाद रोने लगेगा। अगर बच्चे के द्वारा ये 3 मूवमेंट शो की जाती हैं, तो फिर आप इसे मोरो रिफ्लेक्स कहेंगे और इसका डिसअपीयरेंस 3 टू 6 मंथ्स की एज पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ when assessing a patient with appendicitis, how a nurse must initiate to get information? आप किसी अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट से क्या कहकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे? टेल मी हाउ यू आर फीलिंग। आप उससे कहेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या फिर टेल मी वेयर इज द पेन। आपको किस जगह पर दर्द है या फिर टेल मी रिलीफ ऑफ पेन विथ व्हाट। आपको क्या करने से दर्द में आराम मिल रहा है या फिर टेल मी वेदर कफ एग्रीवेट्स पेन। क्या खांसने पर आपको दर्द बढ़ता है? यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। जब भी किसी पेशेंट से आप डाटा कलेक्शन करने जाएं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाएं, तो आप हमेशा उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी बात पूछना जिसमें क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा बोल सके और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके। अगर आप क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको किस जगह पर पेन है, तो वो हो सकता है इशारा कर देगा या फिर सिर्फ बता देगा इस जगह पर, उसके आगे कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पर आप कहते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो पेशेंट पूरी बात को बताएगा कि मुझे इस दिन से ये तकलीफ हुई है, मुझे यहाँ पर दर्द है, मुझे ऐसे रहने में आराम है या ये करने पे तकलीफ बढ़ती है। तो वो पूरी बात को खुलकर बताएगा और यही हम चाहते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट। Next question. The nurse is caring for a client with epilepsy who is being treated with carbamazepine. Which laboratory value might indicate a serious side effect of this drug? किसी एपिलेप्सी वाले पेशेंट को यानी मिर्गी वाले पेशेंट को कार्बेमाज़ेपाइन ड्रग द्वारा ट्रीट किया जा रहा है। इस ड्रग को देने के बाद कौन-सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे कि ये इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो रहा है? यूरिक एसिड का 5 mg पर डीएल होना, हेमाटोक्रिट का 33% होना, डब्ल्यूबीसी काउंट 2000 तक आना या प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख तक होना। The right answer is option C. WBC count 2000 ml, sorry 2000 per cubic millimeters. Excuse me. जब किसी क्लाइंट को कार्बेमाज़ेपाइन नामक ड्रग दी जाती है, तो इस ड्रग के द्वारा बोन मैरो को सप्रेस कर दिया जाता है, यानी इसके फंक्शंस को धीमा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और इसका जो काउंट है वो कम होने लगता है और पर्सन के अंदर इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a premiparous client who is bottle feeding her neonate at 12 hours after birth
Asked the nurse, when will my menstrual cycle return? Which of the following response by the nurse would be most appropriate? एक प्रीमी पेरस क्लाइंट है जिसने 12 घंटे पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है और अब इस बच्चे को वो बॉटल फीड करवा रही है। ये क्लाइंट आपसे पूछती है कि उसे वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आ जाएगा, तो इस सिचुएशन में आप क्या आंसर देंगे? ऑप्शन ए, योर मेंस्ट्रुअल साइकिल विल रिटर्न इन 3 टू 4 वीक्स। ये अगले 3 से 4 सप्ताह में वापस आ जाएगा। ऑप्शन बी, इट विल प्रोबेबली बी 6 टू 10 वीक्स बिफोर इट स्टार्ट अगेन। ये कम से कम 6 से 10 सप्ताह बाद शुरू होगा। या फिर यू कैन एक्सपेक्ट योर मेंसेस स्टार्ट 12 टू 14 वीक्स। ये 12 से 14 सप्ताह बाद शुरू होगा। या फिर योर मेंसेस विल रिटर्न इन 16 टू 18 वीक्स। ये 16 से 18 सप्ताह में रिटर्न होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आइए इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ऐसी कोई भी वुमेन जिसने अपने बच्चे को रिसेंटली जन्म दिया है और वो उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो ऐसी सभी मदर्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 4 महीने के अंदर वापस से शुरू हो जाता है। और ऐसी कोई भी वुमेन जो कि जिसने रिसेंटली अपने बच्चे को जन्म दिया है और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, उन वुमेन्स के अंदर 1.5 से 2.5 महीने के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से शुरू हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनमें 3 से 4 महीने बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं उनमें जल्दी यानी कि 1.5 से 2.5 महीने के अंदर ही ये साइकिल शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द nurse is teaching an adult who has angina about taking nitroglycerin. The nurse tell him he will know the nitroglycerin is effective when. किसी क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज है और इसके मैनेजमेंट के लिए वो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स ले रहा है। नर्स इस पेशेंट को सिखाती है कि अगर आपने चेस्ट पेन के बाद इन टैबलेट्स को लिया तो ये टैबलेट इफ़ेक्टिव हैं। इस चीज़ का आपको कैसे पता चलेगा? यानी कि इन मेडिसिन्स को लेने के बाद आप में कौन-सा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके आधार पर आप ये मानेंगे कि हाँ, ये ड्रग अपना काम सही तरीके से कर रही है। ऑप्शन 1 कहता है कि इस ड्रग को लेने के बाद क्लाइंट अपनी जीभ के नीचे कुछ टिंगलिंग सेंसेशन फील करेगा, या फिर पर्सन की पल्स रेट बढ़ जाएगी, या फिर पेशेंट का पेन ठीक हो जाएगा, या फिर पेशेंट के अंदर एक्टिविटी एक्टिविटी टॉलरेंस बढ़ जाएगा, यानी वो पहले से ज़्यादा एक्सरसाइज और काम कर पाएगा। आइए बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन के बारे में। नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन के रूप में काम आती है। इस मेडिसिन को देने के बाद हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स यानी कोरोनरी आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं, और डायलेट होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट तक पहुंचने लगता है, और क्लाइंट को हो रहा चेस्ट पेन यानी एंजाइना पेक्टोरिस ठीक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस मेडिसिन को लेने के बाद अगर क्लाइंट का चेस्ट पेन ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये ड्रग अपना प्रभाव दिखा रही है, ये ड्रग इफ़ेक्टिव है। जब पेशेंट के द्वारा इस मेडिसिन को लिया जाता है, सबलिंगुअल रूट से यानी जीभ के नीचे रखा जाता है, तो ऐसा करने के बाद उसे वहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन फ़ील होगा, और हो सकता है इसके साथ उसे हेडेक भी हो, यानी सर में दर्द भी होने लगे। तो ये दोनों फाइंडिंग जो है इस ड्रग के पोटेंट होने को बताती हैं।
हाँ ये ड्रग ठीक है, प्रभावी है, इफेक्टिव है, इस चीज को बताती है। ये इफेक्टिवनेस को नहीं बताती, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं रहेगा। इस मेडिसिन को लेने के बाद जैसे ही क्लाइंट में पेन कम होगा, उसकी पल्स रेट कम हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। और इस मेडिसिन को लेने के बाद एक्टिविटी टॉलरेंस इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये इसका डायरेक्ट एक्शन नहीं है। पेशेंट को इस मेडिसिन के देने के बाद ब्लड वेसल्स में डायलेशन होता है, जिसके कारण हार्ट तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंचने लगती है, जिसकी वजह से उसे चेस्ट पेन में रिलीफ मिलता है। ये इसका एक्शन नहीं है। ये इसका एक्शन है, एक्टिविटी टॉलरेंस का बढ़ना इसका डायरेक्ट एक्शन नहीं है, तो हम इसे सही नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, client has developed hepatitis A after eating contaminated oyster. The nurse assesses the client for which expected assessment finding. अगर किसी व्यक्ति को ऑयस्टर नामक सी फूड खाने के बाद हेपेटाइटिस ए डिजीज हो जाता है, तो उसमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? मैलेज, डार्क स्टूल्स, weight gain, left upper quadrant discomfort. The right answer is option A, malaise. हेपेटाइटिस ए कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली लीवर डिजीज है। इस डिजीज के अंदर लीवर में इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन आ जाती है और बॉडी फंक्शंस अल्टर होते हैं। मैलेज क्या है? मैलेज का मतलब है किसी भी पर्सन को ऐसी फीलिंग आना कि आज उसकी बॉडी पूरी तरह से फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है, उसे वीकनेस महसूस हो रही हो, उसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो और उसे ऐसा लग रहा हो कि वो बीमार है, तो ये मैलेज कंडीशन है। एक बार फिर से समझिएगा, जब कभी भी आपको कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि आप आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बीमार फील करते हैं, तो ये चीज मैलेज कहलाती है। इसके अलावा जब क्लाइंट के अंदर हेपेटाइटिस ए कंडीशन होगी, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन के होने पर पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस होगा, ना कि वेट गेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस एक लीवर से संबंधित डिजीज है, तो हमारे बॉडी में एब्डोमेन के जिस क्वाड्रेंट में लीवर पाया जाता है, उस एरिया के अंदर डिस्कम्फर्ट या पेन देखने को मिल सकता है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा लीवर जो है राइट अपर क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, तो ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। इसके अलावा पेशेंट के अंदर फैटिग कंटिन्यू देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस कंडीशन होने पर हमारे लीवर से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आगे इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जो स्टूल हैं वो कलरलेस हो जाते हैं या लाइट कलर के हो जाते हैं, क्ले कलर के हो जाते हैं। अगर हमारे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और इसकी वजह से बाइल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाए और स्टूल से मिक्स नहीं हो पाए, तो जो स्टूल निकलेगा वो क्ले कलर्ड या लाइट कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू। किडनी का इनमें से मेन फंक्शन कौन सा है? एलिमिनेट ऑक्सीजन, regulate fluid balance and remove waste product, metabolism of vitamin, eliminate carbon dioxide. हमारी किडनीज एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है।
यस एग्जैक्टली ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। किडनीज का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे शरीर के अंदर जितने फ्लूइड की आवश्यकता है उसे मेंटेन करना। यानी हमने ज़्यादा अगर पानी पिया है तो एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर यूरिन के रूप में निकाल देना, और अगर हम पानी नहीं पी पा रहे हैं यानी बॉडी डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति में आ गई है तो यूरिन की मात्रा को कम कर देना, कॉन्सेंट्रेटेड कर देना, ताकि फ्लूइड का कम से कम लॉस हो और बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद बन रहे सभी वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकालना किडनी का ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।